हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लिविंग थिंग्स। और इसमें साथ साथ हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बहुत ही जो है वो बेसिक लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बायो के जो बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायोलॉजी जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसी साइंस जिसमें हम लाइफ या लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का क्या मतलब हुआ, लाइफ, और लोगोस का क्या मतलब हुआ या लॉजी का क्या मतलब हुआ, टू स्टडी, टू डिस्कस अबाउट लाइफ। तो इस साइंस में अनलाइक फिजिक्स केमिस्ट्री हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ लाइफ का अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से या लिविंग थिंग्स का अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो चूंकि ये जो साइंस है लाइफ की स्टडी करती है, इसलिए लाइफ को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो साइंटिस्ट के लिए लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि किसी एक करैक्टर या किसी एक क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कह सकते। अगर हमने किसी को लिविंग कहना है, उसको इस तरह डिफाइन करना है कि वो लिविंग है, तो उसको किसी एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। लिहाजा ये सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो है, कुछ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीज के अंदर मौजूद होंगी वो लिविंग है, उसके अंदर लाइफ है। तो लाइफ की कौन कौन सी खसूसियात हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें लिविंग बनाती हैं, नॉन लिविंग से उनको डिफरेंशिएट करती हैं। पहले नंबर पे शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, कॉन्शियसनेस, हीलिंग एंड रिपेयर, एक्सक्रीशन, एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन और डेथ। देखिए ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स का पूरा सेट है। अगर मैं कहूं कि जो जानदार जिनकी फिक्स शेप और साइज है वो लिविंग है, तो ये बात गलत है। अगर मैं कहूं जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है वो लिविंग है, तो ये भी गलत है। अगर मैं कहूं जिनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो लिविंग है, तो ये भी गलत है। तो मैं यहां पर ये जो पूरे के पूरे सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से किसी एक चीज को लेकर किसी चीज को लिविंग कहूं तो वो उस तरह नहीं होगा। इसलिए ये एक मुश्किल काम है, किसी भी चीज को लिविंग कह देना या लाइफ को डिफाइन करना, ये साइंटिस्ट के लिए थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। तो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये तमाम सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीज के अंदर होंगे वो लिविंग होगा, उसके अंदर लाइफ होगी, तो ये लाइफ है। इसके बारे में आज तक कई क्वेश्चन साइंटिस्ट के जहन में हैं कि ये लाइफ जो है, देखिए हमें पता है हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, इन तमाम चीज़ों से मिलकर बने हुए, एटम से मिलकर बने हुए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स भी जो हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। हम भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, यानी लिविंग थिंग्स भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर कौन सी ऐसी कॉम्पोजिशन है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से जो डिफर करती है, ये हमने समझना है। तो ये एक जो वाइटल फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की खास अरेंजमेंट को लाइफ में कन्वर्ट कर देती है, जो एक वाइटल फोर्स है जिससे एटम्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लिविंग थिंग बना देते हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी तक साइंटिस्ट के माइंड में है, वो इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। अब लाइफ को जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें प्रोटोप्लाज्म जैसे कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म
व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? आप सबको पता है कि तमाम लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मौजूद होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों चीजें मौजूद हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ओके, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सेल में मौजूद न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइंटिस्ट थे जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला। ओके, अकॉर्डिंग टू हक्सले, जूलियस हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ये जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है वो नॉन लिविंग है। सो प्रोटोप्लाज्म इज वन ऑफ द मेन एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए ये साइंटिस्ट जो जूलियस हक्सले हैं इन्होंने इसको फिजिकल बेस ऑफ लाइफ बोला। अब ये होता किस तरह है? देखिए, ये क्रिस्टलोक्लॉइडल सॉल्यूशन है। प्रोटोप्लाज्म इज द क्रिस्टलोक्लॉइडल सॉल्यूशन। किस तरह? देखिए, इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें मौजूद होती हैं। सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस है, इनके अंदर बुनियादी तौर पर ये मिक्सचर है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का प्लस वाटर। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लस वाटर, ये मिल के जो है सॉल्यूशन लाते हैं और वो सॉल्यूशन की कंपोजिशन ऐसी होती है कि वो उस सेल को लिविंग बना देता है। ठीक है, यही बात है कि ये जो एक मिसिंग लिंक है कि ये आखिर उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बना तो वो एटम मॉलिक्यूल से ही है जैसे नॉन लिविंग है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी कैसे आ गई अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को बढ़ाने की, डिवाइड करने की, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एबिलिटी कैसे आ गई, ये साइंटिस्ट अभी तक इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, वो वाइटल फोर्स ढूंढ रहे हैं। तो क्रिस्टलोक्लॉइडल सॉल्यूशन है ये। क्रिस्टलोक्लॉइडल सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि अगर देखिए आप पानी के अंदर साल्ट को ऐड करेंगे तो क्रिस्टलो सॉल्यूशन बनेगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अगर हम पानी के अंदर प्रोटीन्स को ऐड करेंगे, प्रोटीन और पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम उसका साल्ट के साथ बनाएंगे तो क्रिस्टलो सॉल्यूशन बनेगा। सो चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर या प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोटीन्स और साल्ट्स दोनों मौजूद होते हैं, प्लस पानी भी है, तो इसलिए ये एक क्रिस्टलोक्लॉइडल सॉल्यूशन है, ये इसकी केमिस्ट्री है। तो इसी सॉल्यूशन के अंदर जो है लाइफ की सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। इट्स मैजिक कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये किस तरह से, इसके अंदर कौन सी ऐसी खासियत है कि इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स मौजूद है। ठीक है, अगर मैं साइंटिस्ट अगर देखें लेबोरेटरी में ये सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है, हमें पता है प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टलोक्लॉइडल सॉल्यूशन है, तो अगर हम ये खुद बनाने की कोशिश करें लेकिन हम उसमें लाइफ नहीं डाल सकते, ठीक है, उसमें जिंदगी नहीं फॉर्म सकते, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। मेनली ये वाटर और प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है मेनली, और भी इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह भी होंगे, लेकिन मेनली जो इसकी जो मेन कॉम्पोजिशन है वो प्रोटीन और वाटर ही है। सारी की सारी लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रही हैं। एक किस्म की इसकी वर्कशॉप है। सब कुछ जो कुछ भी एक सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज चाहिए होनी होती हैं, वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही होती हैं। तो इसके लफ्जी मतलब को देखते हैं, तो इसका जो मतलब है प्रोटो मीन प्रिमिटिव एंड प्लाज्म मीन लिक्विड। सो प्रोटोप्लाज्म मीन प्रिमिटिव लिक्विड, एक ऐसा कदीमी मादा जिसके अंदर लाइफ है। और प्रोटोप्लाज्म जो है आज से 3.5 मिलियन साल पहले जो है, बिलियन साल पहले जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है। यानी सबसे पहला जो सेल था वो जस्ट प्रोटोप्लाज्म था, सबसे पहला जो एंशिएंट सेल था। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को देखें तब तो आरएनए और डीएनए वगैरह की पहले फॉर्मेशन हुई होगी, लेकिन जब प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हुई तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये पानी और साल्ट्स और प्रोटीन्स और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। सो इट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सारी की सारी एक्टिविटीज इसी के अंदर हो रही होती हैं। अब मैंने आपसे पहले बात कही है कि
नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट हैं। इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? एक तो प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया है कि जिस चीज के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग है, और लिविंग चीजें जो हैं, लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये सेल्स पे मुश्तमिल नहीं होती। अगर ये सेल्स पे मुश्तमिल हैं तो डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि सेल्स के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ये जो है अपने बिरोनी माहौल को रिस्पांस दे सकते हैं, स्टिमुलस का रिस्पांस कर सकते हैं, ये स्टिमुलस का रिस्पांस नहीं कर सकते। ये अपना अंदरूनी माहौल जो है उसको स्टेडी रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं कर सकते, नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते। इनमें मेटाबॉलिज्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म, a set of chemical reactions that takes place in protoplasm। प्रोटोप्लाज्म के अंदर अभी जो मैंने बात की थी कि एक्टिविटीज होती हैं लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस, यानी चीजें बन रही हैं, चीजें टूट रही हैं। ओके, तो वो चीजों का बनना और टूटना केमिकली जो है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो देखिए, जिनमें मेटाबॉलिज्म होगा उनमें ग्रोथ होगी, इनमें रिप्रोडक्शन होगी, वो जिंदा रहेंगे। ये जो है जिंदा रहने के लिए पानी पे डिपेंड करते हैं, खाने पे डिपेंड करते हैं, एयर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जबकि इनके अंदर ऐसी कोई भी खसूसियत, कोई भी ऐसा करैक्टर मौजूद नहीं होता। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बायोलॉजी में जब आप लाइफ को स्टडी कर रहे हो तो आपने नॉन लिविंग के साथ इनको जरूर कंपेयर करना है कि किस तरह से एक नॉन लिविंग जो है लिविंग से डिफरेंट हो सकता है, किस बुनियाद पर हम जो है वो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं, वो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। ये सारी बातें जो पीछे हमने लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया है वो हम वन बाय वन आगे चल के स्टडी करेंगे। अब हम वन बाय वन चलते हैं, देखते हैं शेप एंड साइज। लिविंग थिंग्स के की जो शेप है और साइज है ये फिक्स रहता है, मतलब नैरो रेंज में रहता है। अब आप देखें कि अब स्पीशीज को देखें, लेट्स सपोज रैट्स हैं, जितने भी रैट्स हैं एक ही स्पीशीज से जो बिलोंग करते हैं, उनका साइज आप देखें, उनकी शेप देखें, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। आप ह्यूमंस को देख लें, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ सकती हैं हाइट में, ठीक है, और फीचर्स में वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन बीइंग्स के जो शेप और साइज है वो एक जैसा रहता है। आप किसी भी स्पीशी को देख लें, लिविंग थिंग्स में आप किसी भी स्पीशी को देख लें, उनका साइज देखें, उनकी शेप देखें, एक जैसी होगी। हर नस्ल में वो एक जैसे ही पैदा होंगी, उनकी शेप और उनका साइज सेम रहेगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, शेप और साइज में वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन एक नैरो रेंज में होगा। अब नॉन लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी नहीं है। जैसे एक पत्थर है, स्टोन है, अब स्टोन जो है वो वेरी कर सकता है, स्टोन तो स्टोन ही है, वो बड़े साइज का भी हो सकता है, वो छोटे साइज का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो चीजें जो है ये वेरी करती हैं, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये शेप और साइज में ये जो है इनमें इतनी ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये बहुत ज्यादा होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। अब हम ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिजम्स कहते क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनिजम्स। तो पहले नंबर पे तो हमने ये क्लियर करना है कि उनको ऑर्गेनिजम्स कहते क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तीन लेवल पे उनको हम जो है वो देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल पे, यानी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ओके, सेलुलर लेवल, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। इसके अलावा हमने एक और स्टेप इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर्स होंगे वहां पर देखेंगे कि किस तरह से जो सेलुलर लेवल सेल जो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से
जो है वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनता है। ये सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। सेल से लेकर एक इंडिविजुअल तक, इवन इंडिविजुअल से आगे पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ी होंगी। सो सेलुलर, अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, इनकी फॉर्मेशन के हवाले से, तो ये या तो यूनिसेलुलर है यानी सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, या कॉलोनियल है या मल्टीसेलुलर है। अब ये देखें, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है यानी वो यूनिसेलुलर है, वो हमें माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे के सारे कई सेल्स आपस में मिले हुए हैं और इकट्ठे रह रहे हैं कॉलोनी की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट हो गए हुए, जुड़ गए हुए आपस में, लेकिन it doesn't mean they are multicellular, they are just this is just colony of cells। ये सेल्स की कॉलोनी है, इसमें कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, जस्ट एक वॉलवॉक्स, एक एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, उसकी कॉलोनी को दिखाया गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल ये है जिसमें सेल्स अपने आप को कॉलोनी की फॉर्म में बना के रहते हैं। ये मल्टीसेलुलर। अब आप देखें, यहाँ पर आप किसी भी प्लांट को देख लें, किसी एनिमल को देख लें, ओरिफिरा से लेकर आगे पॉडेट्स के एंड तक, मैमल्स तक, बर्ड्स तक देखें, सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म की है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके अंदर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। मैं आपको एक बात बताता चलो, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे कि ग्रोथ जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। जी बिल्कुल होती है, उनके अंदर ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होती है। जैसे कि माउंटेन्स को देखें, इनका साइज बढ़ता है, कई मिलियन साल बाद आप देखें तो माउंटेन्स का साइज बड़ा होता है। आप रबर को कैरोसिन ऑयल में रख दें, रबर फूल जाएगी, और अगर आप उसको बाहर निकाल दें वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ग्रोथ जो है, इट इज नॉट ए स्ट्रिक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ। यानी ग्रोथ को आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी है लाइफ के अंदर, इसका होना ही होना जरूरी है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माउंटेन्स, रॉक्स, चट्टाने जो हैं, इनकी ग्रोथ भी होती है। इनके ऊपर जो है वो डेपोजिशन हो रही होती है, मुसलसल जो है वो रॉक्स की मिट्टी जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही होती है, तो किसी हद तक इनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। सो दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? वेट का और साइज का बढ़ना ग्रोथ है। अब ये चीज तो लिविंग थिंग्स के अंदर भी होती है, लेकिन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, प्रोटोप्लाज्म से होती है। प्रोटोप्लाज्म से, उनके प्रोटोप्लाज्म का जब साइज बढ़ता है तो वो ग्रोथ है। इनकी ग्रोथ इंटरनल है, इनसाइड ग्रोथ है, इनसाइड ग्रोथ एक्टिविटी होती है किसके अंदर? लिविंग थिंग्स के अंदर। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है ये बाहर से होती है और रिवर्सिबल भी है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होती है और रिवर्सिबल भी होती है। मतलब आप मैंने आपको बताया कि रबर को आप कैरोसिन ऑयल में रख दें, बाहर निकाल लें, उसका साइज बड़ा होगा लेकिन वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज रिवर्सिबल। जबकि लिविंग थिंग्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो वो इरिवर्सिबल है। एक दफा जब ग्रोथ हो जाए तो वो वापस उस पोजीशन पे नहीं आती। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो दोबारा वो जाइगोट नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल है। उसके अंदर जो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा होता है, उसका प्रोटोप्लाज्म साइज में बढ़ रहा होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, सेल्स डिवाइड होते हैं, ग्रोथ होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको हमें समझना। फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिजम्स की एक नहायत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसी की वजह से जानदारों की ग्रोथ हो रही होती है, इसी की वजह से उनको एनर्जी मिल रही होती है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स के प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उनका जो प्रोटोप्लाज्म का साइज है, उसका वॉल्यूम है, वो बढ़ता है। अब मैंने आपको बताया था, बेटा ध्यान से सुने जरा, कि सेल जो है उसके अंदर दो चीजें हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये बात पहले हुई है।
प्रोटोप्लाज्म। अब होता यूं है कि जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है। कैसे? अगर देखिए एक सेल जो है उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो क्या होगा कि उस सेल का जो सरफेस एरिया है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब सेल का जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल का सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो लेस एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का और वेस्ट मटेरियल का। तो सेल की एक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म बढ़ गया है, सेल का सरफेस एरिया कम हो गया है। अब न्यूक्लियस अकेला इतने ज्यादा साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। अब होगा क्या कि सेल कहेगा कि अब उसे डिवाइड होना होगा। जाहिर है जब साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है बढ़ेगा तो अकेला न्यूक्लियस उस पूरे साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकेगा। दूसरे नंबर पर सरफेस एरिया कम हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ऑक्सीजन का तबादला जो है, एक्सचेंज कम हो गया है। सो सेल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लाइफ की एक्टिविटीज जो है सेल के अंदर वो रुकना शुरू हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन पे, इस पॉइंट पर आके सेल डिवाइड हो जाएगा। ये वजह है कि सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है। कब? जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है। प्रोटोप्लाज्म कब बढ़ता है? जब मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है? नई चीजों की फॉर्मेशन होती है। टूटते भी हैं लेकिन नई चीजों की फॉर्मेशन भी होती है। जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूल जुड़ के नई चीजें बनाते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है साइज में, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है, तो सेल को डिवाइड होना पड़ता है। तो इस तरह सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होता है। सो दिस डिवीजन लीड्स टू ग्रोथ। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ होती है। सो ग्रोथ को हम फिर किस तरह डिफाइन करेंगे? सम टोटल ऑफ ग्रोथ इज, सॉरी, ग्रोथ को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, एक इरिवर्सिबल एक्टिविटी जिसमें मैस और साइज के अंदर इंक्रीज होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, इनसाइड से, अंदर से। अब डेवलपमेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सम टोटल ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रोथ अगर डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको डेवलपमेंट कहेंगे। वेरी वेरी सिंपल, कि ग्रोथ जो है अगर एक डायरेक्शन में हो रही है तो वो डेवलपमेंट है। आगे देखिए, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूं। इसका आगाज कहां से होता है? गैमेट फॉर्मेशन होती है, एग और स्पर्म बनते हैं, और एग और स्पर्म जो है आपस मिलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गई, डिवीजन स्टार्ट हो गई, सेल डिवाइड होना शुरू हो गए, फिर ये गैस्ट्रुला बनेगा। ये डिफरेंट, आप आगे चल के जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो वहां पर हम जरूरी से देखेंगे। तो गैस्ट्रुलेशन यानी कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर सेल के एक जो बॉल बनेगा, फिर वो सारे के सारे सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में, जिनको हम जर्म लेयर्स कहते हैं। फिर उन्हीं लेयर से आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, यानी बॉडी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, और फिर जो है वो ग्रोथ होगी। ठीक है, अब देखिए जरा, ये डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन है, दिस इज डेवलपमेंट। ये ग्रोथ जो है एक डायरेक्शन में हो रही है, तो इसी डायरेक्शनल ग्रोथ को हम क्या कह देते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ये पिक्चर देखें, ये एम्ब्रियो है इसका, ये देखें, ये फिश बन गई, ये सैलेमेंडर है, ये सैलेमेंडर बन गया, टोर्टाइस, ये देखें, ये सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जी। इसमें मुख्तलिफ जो एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक डायरेक्शन के अंडर जो है, इनके अंदर ये ग्रोथ ही है जिसकी वजह से ये अब एडल्ट में चेंज हो रहे हैं। सो ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ टू सम एक्सटेंट। ओके, सो अंदर से होने वाली ये एक्टिविटी होती है। Now comes to reproduction, another very very important characteristics of life। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि अपनी जैसी जनरेशन को पैदा करना। देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको कहूं कि रिप्रोडक्शन ग्रोथ की तरह एक बहुत ही जरूरी करैक्टरिस्टिक्स है लाइफ की, तो इसको भी थोड़ा सा इस पे इतफाक नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है, देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे जानदार पैदा करना।
ठीक है, लाइफ को कंटिन्यू रखना, स्पीशीज को इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर मेंटेन रखना, कायम रखना, ये रिप्रोडक्शन का काम है। ओके, लेकिन रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं होती, ओके, लेकिन वो जिंदा हैं, रिप्रोड्यूस नहीं वो कर सकते जस्ट, लेकिन वो जिंदा हैं। तो रिप्रोडक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो लाइफ कंटिन्यू होना बंद हो जाएगी। आइंदा चंद जनरेशन के बाद जो है वो जानदार पैदा ही नहीं होंगे, सारी की सारी जमीन, पूरा का पूरा प्लेनेट बंजर हो जाएगा। तो ये एक तरह से जमीन पर, प्लेनेट पर स्पीशीज के होम्योस्टेसिस में रोल प्ले कर रही होती है। लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर स्पीशीज का वजूद नहीं होगा। ऑल्दो जिंदा रहने के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन जो जानदार नहीं कर सकते वो भी जिंदा रहते हैं, और जो कर सकते हैं वो अपनी जैसी जनरेशंस पैदा करते हैं। सो रिप्रोड्यूस करना तो जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो आगे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। ये चीज नॉन लिविंग्स में नहीं देखी जाती। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, पत्थर, वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो तो अपने जैसी जनरेशंस पैदा नहीं कर सकते। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट फिनोमेना फॉर लाइफ, क्योंकि बहुत सारे जानदार जो हैं वो अनएबल हैं टू रिप्रोड्यूस, बट दे आर लिविंग, वो जिंदा हैं। तो रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दो तरह से जानदार अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, दो मेथड हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जानदार कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पैदा करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिनको एग या स्पर्म बोला जाता है। मेल जो है वो स्पर्म पैदा करेगा, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी। अब इनके जो एग और स्पर्म है आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, एक नया सेल बनेगा। उन दो सेल्स के मिलने से रिजल्टेंटली एक नया सेल बनेगा जिसे हम जाइगोट बोलेंगे। सो जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, यू कैन से। जरूरी नहीं कि जब आप कहें कि एम्ब्रियो 4 5 6 सेल जब हो जाएंगे जाइगोट के डिवीजन के रिजल्ट में तब एम्ब्रियो बोलेंगे, नहीं। जाइगोट इज आल्सो ए एम्ब्रियो बट इट इज ए यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये जानदारों में गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ये है, जानदार जो है ये इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, जो जनरेशन आगे उनकी आती है वो अपने पेरेंट्स से, अपने इंसेस्टर से डिफरेंट होती है, उनके अंदर बेहतर करैक्टर्स होते हैं, बेहतर अडेप्टेशन होती हैं। ओके, सो इसके भी कई मेथड्स हैं, आइसोगैमी है, एनासोगैमी है, ओगैमी है, इसके कई मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जानदार हैं कई तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल वे है जानदारों के अंदर वेरिएशंस लाने के लिए। जानदारों के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, तगय्युरात आते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जानदार पैदा होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से बेहतर अडॉप्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। इनके अंदर ज्यादा वेरिएशंस होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जानदार जो हैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट से अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप पौधों के केस में देखें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है उनकी। जैसे हम अगर रोज को देखें, रोज की कोई स्टेम लें, उसको जमीन में गाड़ दें तो वहां से एक नया रोज का प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं, जस्ट हमने उसका एक रोज प्लांट का जो है वो एक स्टेम लिया, उसको जमीन में गाड़ा, पानी दिया, न्यूट्रिएंट डाले, उससे एक नया पौधा बन गया। इसी तरह एलजी की कुछ स्पीशीज हैं, कई पौधे ऐसे हैं जो अपने बॉडी पार्ट से अपने आप को बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही, जस्ट उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वही उनसे ही जो है वो नए जानदार बन रहे हैं। तो इसके भी कई मेथड हैं। बर्डिंग, जैसे यीस्ट में आप देखें बर्डिंग है, यीस्ट की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बर्ड बनती है। इंशाल्लाह जब हम आगे रिप्रोडक्शन के इन लेक्चर्स को लेके आगे चलेंगे फर्दर, तो फिर रिप्रोडक्शन के ऊपर भी बात होगी, अलहदा से चैप्टर है, तो फिर हम वहां पर डिटेल में बात करेंगे। बर्डिंग यानी यीस्ट की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बड, एक उभार बनता है,
और वो साइज में ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, और अल्टीमेटली वो जब इतना ग्रो कर जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है एक नए इंडिविजुअल में। दिस इज कॉल्ड बडिंग, कैन बी सीन इन यीस्ट, ओके, फॉर एग्जाम्पल। और फ्रेगमेंटेशन है, जैसा कि आप देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हैं जिनके अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, उनको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उन फ्रेगमेंट से नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। पोरिफिराज में आप देखें, फाइलम पोरिफिरा के जो मेंबर हैं उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हाई एबिलिटी होती है कि उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट आप कर दें तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे। अर्थवर्म की एग्जांपल ले लें, अर्थवर्म के छोटे छोटे आप फ्रेगमेंट कर दें या उसके कई फ्रेगमेंट कर देंगे तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकेगा। बाइनरी फिशन यानी ये यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, उनके अंदर होती है बाइनरी फिशन, यानी सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई मेथड हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई मेथड हो सकते हैं लाइक आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। सो रिप्रोडक्शन इज very very important for continuity of life. मेटाबॉलिज्म, अब सारी बात लाइफ की यहां पर आके खत्म होती है। लाइफ को कौन चला रहा है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जानदारों के अंदर ग्रोथ हो रही है, जानदार जिंदा हैं, उनको एनर्जी मिल रही है। आखिर कौन सा ऐसा फिनोमिना जानदारों के लिविंग थिंग्स के प्रोटोप्लाज्म और उनके सेल्स के अंदर हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का एक ऐसा सिलसिला जो लिविंग थिंग्स के सेल्स के अंदर हो रहा है, ओके। मतलब मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है, ये दो तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का एक ऐसा पाथवे है जिसमें नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि आप पौधों में देखें, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पानी को लेते हैं, और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो उस पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो जोड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज, स्टार्चेस, प्रोटीन्स वगैरह बना लेते हैं। सो दिस इज कैटेगराइज्ड इन एनाबॉलिज्म। और भी हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। इस कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के नतीजे में इस के रिजल्ट्स में क्या हो रहा होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। सो ये मेटाबॉलिज्म का एक ऐसा पाथवे है जिसमें प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है, नई चीजें बनती हैं, फॉर्मेशन होती है, एनर्जी का स्टोरेज होता है। एनाबॉलिज्म के रिजल्ट में एनर्जी का स्टोरेज होता है, एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब उसका सेकंड पाथवे जो है वो है कैटाबॉलिज्म। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, जिनकी फॉर्मेशन हुई हुई है, उनको तोड़ना, उनकी ब्रेकडाउन करना, उनको तोड़ के एनर्जी रिलीज करना, और वो एनर्जी एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए यूज करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, द टोटलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ग्रीक वर्ड से निकला है मेटाबॉल, मतलब चेंज, चेंज आना। तो जानदारों के सेल्स के अंदर, उनके टिश्यूज के अंदर, उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर चेंज आ रहे हैं ड्यू टू दीज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन के रिजल्ट्स में नई चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, और नई चीज़ों के बनने के रिजल्ट्स में एनर्जी स्टोर होती है, नई प्रोटीन्स बनती हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर कुछ मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, उसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट्स में एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग पाथवे है ये कैटाबॉलिज्म। होम्योस्टेसिस। अब अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, मैंने जैसे जैसे आपको बताया है, आप खुद इमेजिन करें कि ये क्या किसी भी नॉन लिविंग थिंग में हो सकता है ऐसा? क्या उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है? क्या किसी स्टोन के अंदर, किसी पत्थर के अंदर, किसी डेड थिंग के अंदर जो है ये ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा उनके अंदर। आप कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देख लें, उनके अंदर आपको कोई भी इस तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं मिलेगा। अब another characteristics of life is homeostasis. Homeostasis
इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। दो लफ्जों से मिला है, मिलके बना है। होम्यो मतलब स्टेबल, स्टेसिस मीन फेज, यानी स्टेबल फेज। इसका ये मतलब है कि जानदार अपने आप को स्टेबल फेज में रखना चाहते हैं, अपने आप को एक स्टेबल स्टेट में रखना चाहते हैं। अपनी बॉडी के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं होना देना चाहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन के केस में आप देखिए कि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 38-37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये 40 पे जाता है या 35 पे आता है तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने टेम्परेचर को किसी भी सूरत जो है वो मेंटेन रखना चाहता हूँ। अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 40 या 35 पे आता है तो डेफिनेटली मेरी जो लाइफ है रिस्क पे चली जाएगी। ठीक है। अ, तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है, साल्ट्स हैं, वो एक खास लेवल पे मौजूद हैं। उनका एक खास बैलेंस बना हुआ है तमाम जानदारों की, चाहे पौधे हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। और उनके सेल्स में, उनके प्रोटोप्लाज्म में साल्ट्स का, पानी का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों का बैलेंस है। उस बैलेंस को वो मेंटेन रखना चाहते हैं। पानी का एक खास बैलेंस है, उसको वो मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर वो बैलेंस किसी तरह भी डिस्टर्ब हुआ तो डेफिनेटली उनकी लाइफ जो है वो रिस्क में पड़ जाएगी, मर जाएंगे, वो मर सकते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो सकती है, सीरियसली इल हो सकते हैं। सो किसी तरह भी जानदार जो हैं अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करते हैं कि वो जिंदा रहें, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, उसको स्टेबल फेज में रखें। बाहर देखिए हमारा जो बैरूनी माहौल है, उसमें एयर है, पानी है, पीएच है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तीसरी चीजें हैं। तो वो हर टेम्परेचर है, ये तमाम चीजें हमें इफेक्ट कर रही हैं। बाहर का माहौल हमारे बॉडी के अंदरूनी माहौल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन हम उस बैरूनी माहौल के अंदर तब्दीलियों के बावजूद अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। यही होम्योस्टेसिस है, ताकि हम जिंदा रह सकें, अपने प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। यही होम्योस्टेसिस है। तो ये करैक्टरिस्टिक नॉन लिविंग में तो होगी नहीं। आप फिर से मैं आपको यही बताऊंगा, रिवाइज करवा रहा हूँ बार बार, कि आप किसी पेंसिल को, किसी पेन को, किसी पत्थर को, किसी चट्टान को देखें, उनमें तो ये एबिलिटी है ही नहीं। सबसे पहले ये जो देखें, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन जो है, इन्होंने ये हार्वर्ड के एक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, इन्होंने होम्योस्टेसिस का लफ्ज जो है ये कॉइन किया। तो इसका मतलब है कि ये जानते थे, इनको होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस का पता था। ये जो डॉक्टर थे इनको पता था कि होम्योस्टेसिस लिविंग थिंग्स के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। तो इसका मकसद जानदारों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग के अगेंस्ट अपने आप को स्टेबल फेज में रखना है। अगर जानदार अपनी इंटरनल स्टेट को किसी तरह से स्टेबल नहीं रख सकते तो डेफिनेटली वो सरवाइव भी नहीं करेंगे, उनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैरूनी माहौल हमें कई तरह से मुतासर कर रहा है। अगर आप किसी चट्टान को देखें, पत्थरों को देखें, वो जितना चाहे मर्जी बाहर टेम्परेचर है, चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, पीएच का उनको कोई फ़र्क नहीं है, एयर एयर प्रेशर का उनको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, वाटर कंटेंट का उनको कोई फ़र्क नहीं है। तो उनको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जस्ट लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया है होम्योस्टेसिस। और बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में इसका एक पूरे का पूरा चैप्टर भी है, उसमें आप देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है ये किस तरह से काम करता है। होम्योस्टेसिस के बेटा 3 मैकेनिज्म्स हैं, ओके, 3 तरह से होम्योस्टेसिस काम करता है। एक होता है थर्मोरेगुलेशन, जिसमें हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें हम पानी और साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। और थर्ड वन है एक्सक्रीशन, जिसमें हम जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनको जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो 3 मैकेनिज्म हुए किसके, होम्योस्टेसिस के। तो जानदार ऑर्गेनिजम्स 3 तरह से अपने आप को स्टेबल फेज में रखते हैं, थ्रू थर्मोरेगुलेशन, थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन एंड थ्रू एक्सक्रीशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। फिर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि देखिए, मैं जिस माहौल में रहता हूँ मैं हर टाइम उसका रिस्पॉन्स देता हूँ।
मुझे पता है कि अगर मैं बाहर गर्मी में जाऊंगा तो मुझे गर्मी लगेगी और उस गर्मी से मैं बीमार हो सकता हूं। अगर मुझे पता है अगर मैं ज्यादा देर तक पानी में रहूंगा तो मुझे नुकसान होगा। मुझे पता है कि अगर पीएच का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो मुझे नुकसान हो सकता है। यानी ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ अलर्ट रहते हैं हर टाइम। उनको पता है कि थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो वो फौरी उसका रिस्पॉन्स देंगे। ये है कॉन्शियसनेस। अगर उनको धूप महसूस होगी, गर्मी ज्यादा है, तो वो फौरी उसका रिस्पॉन्स देंगे, अपने आप को किसी सुटेबल प्लेस पे ले जाएंगे। अच्छा, पानी का लेवल चेंज हो रहा है, वो फौरी उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो माहौल में होने वाली तब्दीली यानी स्टिमुलस, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? माहौल में होने वाली तब्दीली। अब उस स्टिमुलस के रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। अब वो रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? जब हम स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। याद रखना है आपने, इरिटेबिलिटी क्या है? पावर टू रिस्पॉन्स ए स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना इरिटेबिलिटी कहलाता है। जानदारों के अंदर कॉन्शियसनेस और इरिटेबिलिटी दोनों पाई जाती है। अब वही बात कि जैसे मेरा किसी गर्म चीज को हाथ लग जाए, मैं फौरी पीछे कर लूंगा, ये कॉन्शियसनेस है। अब ठंड लग रही है, मैं अपने आप को कवर कर लूंगा, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस यानी कि बाहर जितना भी कोई ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे हैं माहौल के अंदर, तो उनके अगेंस्ट हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, ये कॉन्शियसनेस है। हमें पता है, हम अलर्ट रहते हैं और हम उनका रिस्पॉन्स भी देते हैं, जो इरिटेबिलिटी कहलाता है या सेंसिटिविटी पे कहलाता है। रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी, हम अपने माहौल से सेंसिटिव हैं। हमें पता है कि माहौल में कुछ चेंज हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे सर्वाइवल को वो मुश्किल बना सकता है, इसलिए हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में तो ये चीजें देखने को मिलती ही नहीं, वो कैसे रिस्पॉन्स देंगे? आप अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपने सराउंडिंग में जहां पर भी आप बैठे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, आप देखें आपके इर्द गिर्द कितनी बेजान चीजें मौजूद हैं। आप देखें क्या वो कॉन्शियसनेस है उनमें? आप उनको जहां मर्जी रख दें, जहां जितने मर्जी ठंडे टेम्परेचर में रख दें, जितना मर्जी गर्म टेम्परेचर रख दें, वो उनको तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा लिविंग थिंग्स को। सो कॉन्शियसनेस क्या है? कि माहौल के बारे में अलर्टनेस, हम अपने माहौल के बारे में अलर्ट हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ह्यूमंस सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो वी आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस से क्या मुराद है? देखिए, मैं अगर एक टीचर हूं, मुझे पता है कि मैंने क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना है। अगर मैं वहां पर ये फटी हुई जीन्स, जो आजकल फैशन है, कि देखें वो जीन्स वो बड़ी महंगी मिलती हैं, बल्कि उनकी प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। तो वो फटी हुई जीन्स और वो उल्टी कैप पहन के, पीछे चश्मा लटका के और अजीब सा बन के वो क्लास में चला जाऊं, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। मुझे पता है कि टीचिंग जो है, टीचर जो है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड शोबा है। और मैंने जब क्लास में जाना है तो मैंने आपको एक जो है प्रॉपर ड्रेसिंग में क्लास में जाना है, प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जाना है, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अपना ख्याल रखते हैं, ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉन्शियसनेस क्या है? माहौल में जो तब्दीली आती है उसका रिस्पॉन्स देना, ये कॉन्शियसनेस है। हर टाइम अलर्ट रहते हैं, हमें एहसास होता है कि हमें बाहर जो माहौल है किसी तरह से भी नुकसान ना पहुंचाए। तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो ये चीज देखने को मिलती ही नहीं है। हीलिंग एंड रिपेयर, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक इनहेरेंट एबिलिटी है, हमें अपने अबाउजदाद से मिलती आ रही है। लिविंग थिंग्स को अगर कोई डैमेज हो जाए, कोई चोट लग जाए, कहीं से कट लग जाए, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। बाय सेल डिवीजन वो अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारी इनहेरेंट एबिलिटी है। हीलिंग और रिपेयर आप देखिए पौधों में भी है, एनिमल्स में भी है। हम देखें, हमें जब चोट लगती है तो हम बैंडेज करते हैं, चंद दिन बाद जब बैंडेज खोलते हैं तो वो जख्म जो है वो ठीक हो चुका होता है। या कहीं पर भी चोट लगती है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो चीज जो भी जख्म होता है वो चंद दिन बाद रिकवर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड हीलिंग। और बाद में रिपेयर भी हो जाता है। समटाइम बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, तो बोन्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाती है, रिपेयर हो जाती हैं। तो पौधों में आप देखें, पौधों की जब आप वो शाखें काट दें, चंद दिन बाद वो भी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होती। वो अपने आप को ना हील कर सकते हैं, ना अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। एक्सक्रीशन,
अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हम एक्सक्रीशन पढ़ने लगे हैं, इसका ताल्लुक हम होम्योस्टेसिस की एक मैकेनिज्म एक्सक्रीशन से है। एक्सक्रीशन जो है, आप देखिए इसका क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और रिमूवल ऑफ वेस्ट स्पेशली ऑफ नाइट्रोजनस नेचर इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसका डायरेक्ट ताल्लुक मेटाबॉलिज्म से है। मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, चीजें बन रही हैं, चीजें टूट रही हैं, चीजें बन रही हैं, चीजें टूट रही हैं। तो एनाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई थी लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर्स, उन्होंने बाद में टूटना भी है। तो लिविंग थिंग्स उन्हीं मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, उनमें छुपी हुई जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको वो रिलीज करते हैं और उससे अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो एनाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई थी उसको अब कैटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो है वो तोड़ा जाएगा। और जब हम प्रोटीन्स जैसे, न्यूक्लिक एसिड जैसे सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, हमारा जो सेल्स है, जब अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन जैसे सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, तो उसके रिजल्ट्स में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे। वो उस प्रोटोप्लाज्म को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस प्रोटोप्लाज्म की पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं, जिससे वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और वो एनिमल की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। सो कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में, यानी मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे कैटाबॉलिज्म है उसके रिजल्ट्स में, या मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में जब सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है, तो उस दौरान कई फालतू मादे, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमें एनर्जी तो मिल जाती है, जरूरी चीजें तो हम उससे ले लेते हैं जो हमें हमारे काम की होती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स में बाई प्रोडक्ट के तौर पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, लाइक एक्स्ट्रा वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ये सारे के सारे बन जाते हैं। इसको प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर ये जमा होता जाए, इसकी मिकदार बढ़ती जाए, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाए, तो डेफिनेटली प्रोटोप्लाज्म विल डाई। प्रोटोप्लाज्म जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, मर जाएगा, सेल्स यानी मर जाएंगे, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे। लिहाजा उनको, उन हैजर्ड्स मेटाबोलाइट्स को जो कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के रिजल्ट्स में बने हैं, उनको जिस्म से निकालना नहायत जरूरी है। अगर वो जिस्म से नहीं निकलेंगे तो जरूर एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो एक्सक्रीशन यानी इसका ताल्लुक किससे है, मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको जिस्म से निकालना बहुत ही जरूरी है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। जानदार अपने आप को माहौल के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, आप डेजर्ट में चले जाएं, वहां पर आप जो वेजिटेशन देखेंगे, वहां पर जो आप पौधे देखेंगे, वो यहाँ आपके जो माहौल के अंदर जो पौधे हैं उनकी तरह के नहीं होंगे। आप वहां पर डेजर्ट में जाएंगे, आपको कैक्टस नजर आएगा, कैक्टस के ऊपर आपको कांटे नजर आएंगे। वो कांटे क्या हैं, उसके लीव्स हैं। अब उसके जो लीव्स हैं वो कांटों में कन्वर्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि डेजर्ट में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, पानी बहुत ही कम होता है, उन पौधों को पानी नहीं मिलता, और टेम्परेचर भी हाई होता है, ट्रांसपायरेशन का रेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो होता यूं है कि पौधे जो हैं अपने लीव्स के जरिए से ट्रांसपायरेशन करते हैं। हमें पता है कि जब पौधे पानी को जज़ब करते हैं तो कुछ पानी उनके लीव्स के जरिए से ट्रांसपायर हो जाता है, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर ठीक रहता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। चले वो एक अलग बात है, लेकिन डेजर्ट में जो पौधे होंगे उनके लिए तो ट्रांसपायरेशन जानलेवा है, उनकी वो जान ले सकती है। इसलिए उन्होंने अपने लीव्स को ही मॉडिफाइड कर लिया हुआ है इनटू स्पाइंस, उनका सरफेस एरिया बहुत कम कर दिया है, उनको कांटों में कन्वर्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट वो ट्रांसपिरेशन रुक ही गई है। इस तरह पानी जो है उनकी बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है। उनके कैक्टस को देखेंगे तो उसके बीच में आपको वो ग्लेट, वो जेल सा नजर आएगा, वो जेल बुनियादी तौर पर पानी ही है। अब फोटोसिंथेसिस आप कहेंगे, अगर उसके अंदर कांटे हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, उनके स्टेम के अंदर। ये भी एक अडॉप्टेशन है कि फोटोसिंथेसिस स्टेम में हो रही है और कांटों, लीव्स को कांटों में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आपको कई अडॉप्टेशंस मिलेंगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप
दो एनिमल्स है, चीता एंड गजेल्स, एक किस्म की हरन है। इन दोनों में एवोल्यूशन हुई है, अडेप्टेशन हुई है। अब चीता जो है वो गजेल को खाता है, हरन को खाता है। अब हरन ने, गजेल ने अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर ऐसे अडेप्टेशन कर लिया है कि वो बहुत तेज भाग सकती है, टेढ़ा मेढ़ा भाग सकती है। इसके रिजल्ट्स में चीते के अंदर भी एवोल्यूशन हुई है कि वो भी तेज भाग सके, वो उसको अप्रोच कर सके, उसको पकड़ सके, उसको खा सके। तो इनके अंदर को एवोल्यूशन हुई है। हर एनिमल आपको जहां जहां पर भी आप जाएंगे, जिस एनवायरनमेंट में भी, अपनी अपनी अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि आप समंदर में देखें, वहां पर भी मैमल्स हैं। जरूरी नहीं कि आप टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आपको या जंगलों में मैमल्स नजर आ रहे हैं। पानी के अंदर, समंदर के अंदर, फ्रेश वाटर्स में भी मैमल्स हैं, लाइक डॉल्फिन्स, लाइक व्हेल्स। तो ये मैमल्स अपने आप को इन्होंने पानी के अंदर अडेप्ट कर लिया हुआ है। तो अडेप्टेशन, जब एवोल्यूशन के रिजल्ट्स में अडेप्टेशन होती है, जहां पर भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को आप देखें, जानदारों को देखें, वो उस हिसाब से ढल गए हुए हैं। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, सारे का सारा उनके एनवायरनमेंट से जो है वो अडेप्ट हो चुका है। तो ये सारी जो चेंजिंग्स है बेटा, उनकी जेनेटिक मटीरियल में आती है। हर नस्ल में जैसे जैसे उनकी नस्ल आगे जाती है, उनके डीएनए के अंदर चेंज आते हैं, और वो चेंज जो है उनको उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। यही अडेप्टेशन है और यही एवोल्यूशन है। जैसे जैसे जानदारों की जो नस्ल है आगे बढ़ती है, उनके डीएनए में चेंज आते हैं। वो चेंज इसलिए आते हैं ताकि वो चेंज उनको उस माहौल के साथ अडेप्ट करवा सकें। और यही, और ये जो चेंज आ रहे होते हैं, ये एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन जो है, ग्रेजुअली जो जेनेटिक मेकअप के अंदर तब्दीलियां हैं, चेंज हैं, जो किसी एनिमल को किसी खास माहौल में रहने के काबिल बनाती हैं, ये लिविंग थिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। सो एवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, देखें। समटाइम आप टीवी में देखते हैं कि कुछ एनिमल्स, जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, लाइक हम पीकॉक की बात करते हैं, मोर की बात करते हैं, तो आप टीवी में देखते हैं कि कुछ मेल्स जो हैं, वो अपने जो पीछे पीकॉक यानी मोर के आप देखें, बड़े खूबसूरत वो पीछे वो होते हैं, फैदर्स होते हैं, वो डिस्प्ले करता है। फीमेल एक ही होती है, और 4-5 जो मेल हैं इकट्ठे हो जाते हैं, और अपने अपने पीछे जो उनके जो फैदर्स हैं, ठीक है, वो उनको फैला लेते हैं, और उस फीमेल के आगे वो डांस करते हैं। अब फीमेल को जिसका डांस पसंद आएगा, वो उसके साथ ही रिप्रोड्यूस करेगी और इसकी ही जनरेशन आगे बढ़ेगी। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। कि उन 5 में से जिसका जेनेटिक मटीरियल सबसे अच्छा था, उसने सबसे अच्छा डिस्प्ले किया और सबसे अच्छा डांस किया, तो फीमेल ने उसी के साथ रिप्रोड्यूस किया, उसी का डीएनए आगे पास हुआ है। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जंगल में, फॉरेस्ट में एनिमल्स जो हैं वो बेस्ट पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, जिसके अंदर अच्छे करेक्टर्स मौजूद हों। तो नेचर जो है अच्छे करेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स को जो है वो सिलेक्ट करती है, और उन्हीं का डीएनए आगे और बेहतर मॉडिफाइड होकर जाता है, तभी वो जानदार उस माहौल में रहने के काबिल होते हैं। पोलर बियर को देख लें, जो आर्कटिक रीजन्स में रहते हैं, आर्कटिक रीजन्स में रहने वाले रैबिट्स, फॉक्स और पोलर बियर को देखें, वो इतनी ठंड में कैसे रह लेते हैं। आप पेंगुइन्स को देखें, इतनी ठंड में कैसे रह लेते हैं। इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम तो वहां पर कुछ घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां पर जिंदा है। उसकी वजह है कि उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो उस हिसाब से अडेप्ट हो चुका है। सो दिस एबिलिटी इज गिवन टू लिविंग थिंग्स। एंड पे बेटा, डेथ, ये भी जानदारों की करेक्टरिस्टिक है। डेथ जो है, ये भी जानदारों की करेक्टरिस्टिक्स है। लाइफ का फुल स्टॉप कह लें इसे आप, कि यहाँ पर जब लाइफ ने एंड होना होता है, ठीक है, वो उसे हम डेथ कहेंगे। टर्मिनल फेज है लाइफ की। हर जानदार जो है उसको एक खास लाइफ स्पैन मिला हुआ है। आप देख लीजिएगा कि हर जानदार की अपनी अपनी जिंदगी है। जैसे इंसान की अगर हम बात करें, तो आई थिंक अगर टेंशन्स को, डिप्रेशन को, बीमारियों को निकाल दिया जाए, तो हम 120 साल तक एवरेज जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे एनिमल्स को देखें, तो उनकी एक खास लाइफ स्पैन है, एक खास जो है वो टाइम पीरियड तक वो जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। सो कई जानवर ऐसे हैं जो कई हजार साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मौत उन्हें भी आएगी, वो भी मरेंगे। सो मौत जो है वो नेचर का
खुदा का वादा है, हर जानदार के साथ मरना है सबने। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। सबसे पहले होता क्या है, जानदार की बर्थ होती है, मिच्योर होता है, ओल्ड होता है, फिर उसकी डेथ होती है। अब डेथ नेचर ने क्यों रखी है? फितरत ने डेथ का प्रोसेस इसलिए रखा है ताकि बैलेंस रखा जाए, अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस हो। मान लीजिए कि अगर जानदार पैदा ही होते जा रहे हैं और मरते नहीं है, तो जमीन पर तो बहुत बर्डन हो जाएगा। इतनी ज्यादा पिछले मान लीजिए 10,000 से जो लोग मरे ही नहीं है, तो अगर वो भी और हमें भी प्लस कर लें तो क्या हम यहाँ पर इस अर्थ पर प्लेनेट पर जिंदा रह सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। आज बेटा आप देखें, ये हमारी जो प्लेनेट है ना, ये जस्ट 1 बिलियन लोगों का जो वजन है या इनको टॉलरेट कर सकती है। हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, जस्ट 1 बिलियन लोगों को जो है वो एडजस्ट कर सकता है विद गुड रिसोर्सेज, ओके, विद मिनिमम डिजीजेस। लेकिन आपको पता है कि आज अर्थ पर, प्लेनेट पर 8 बिलियन इंसान मौजूद हैं। यही वजह है कि शायद ये कोरोना जैसे या दूसरी जो वबा आती है, इसका मकसद ये होता है कि कुछ को एलिमिनेट कर दिया जाए। जो वीक जेनेटिक मटीरियल वाले लोग होते हैं, जब इस तरह की कोई डिजीज आती है, इस तरह कोई डिजास्टर आता है, तो वो लोग मर जाते हैं। तो नेचर एलिमिनेट कर रही है उन लोगों को जिनका जेनेटिक मटीरियल वीक है, जो मेडिसिन के ऊपर जिंदा है, उनको वो डिलीट कर रही है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग जो है वो नेचुरली मर जाते हैं, कुछ को देखें, अब हॉस्पिटल्स, मेडिसिन ने हमारी लाइफ स्पैन बढ़ा दी है, हम ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि ज़मीन पर आज 8 बिलियन लोग हैं जो नहीं होने चाहिए, 1 बिलियन तक जस्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो डेथ है, इसकी वजह ये है कि आज अर्थ पर देखें कि बर्थ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। डेथ रेट जो है ये कम कर दिया है इंसानों ने और बर्थ रेट ज़्यादा है। अच्छा, अब जब जानदार जो है वो मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब कि गल सड़ जाते हैं। जिन सब्सटेंसेस से वो मिलके बने हुए थे, उनमें वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, जिनसे भी वो मिलके बने हुए थे, वो दोबारा उन्हीं चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लिहाजा जब वो डिकम्पोज होते हैं, तो जिन एटम्स, जिन मॉलिक्यूल से वो मिलके बने हुए थे, वो मिट्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स और ये एलिमेंट्स बायोजियोकेमिकल का पार्ट बन जाते हैं। मतलब ये एलिमेंट्स जो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के रिजल्ट्स में जमीन में रिलीज हुए हैं, मिट्टी में रिलीज हुए हैं, वो दोबारा से किसी दूसरे प्लांट बॉडी के अंदर या किसी एनिमल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, थ्रू डाइट, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, किसी तरह भी। बायोजियोकेमिकल साइकिल आप देख लें, इंशाल्लाह हम इसे भी डिस्कस करेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल के न्यूट्रिएंट साइकिल, किस तरह से फास्फोरस, किस तरह से कार्बन, किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो लिविंग से नॉन लिविंग के अंदर सर्कुलेट कर रही है, एलिमेंट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह से इनकी सर्कुलेशन हो रही है। तो लिविंग थिंग्स की जब डेथ होती है, जब वो डिकम्पोज होते हैं, जिन एलिमेंट से वो मिलके बने हुए हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो सारे के सारे एलिमेंट्स दोबारा मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, और उन एलिमेंट्स को पौधे यूज करते हैं, उन पौधों को फिर से लिविंग थिंग्स यूज करते हैं, वो एलिमेंट्स दोबारा उनकी बॉडी में चले जाते हैं। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। सो डेथ इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।